कोई नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम लोग चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। अब बुक्स को रहने देते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे इस यूनिट में तो मॉनसून से जानने से पहले थोड़ा विंड्स के बारे में तो जानना जरूरी है, उसके बाद ही जाएंगे। हाँ, देखो, सबसे पहले जो जरूरी चीज बोलता है, देखो कोई भी विंड के बारे में जब यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है, तो विंड सबसे ज्यादा जरूरी हमारा क्या है? पीरियोडिक। यहाँ पे बात आई कि विंड हम लोग जो देखेंगे वो पीरियोडिक वाली देखेंगे। ठीक है, तो पीरियोडिक विंड्स का क्या अर्थ है? पीरियोडिक विंड्स का अर्थ सिंपल सा बात होगा कि वो एक पीरियड के बाद वापस आ रहा होगा। पीरियोडिक विंड्स का मीनिंग क्या है? कि जो एक समय के बाद वापस आ रहा होगा। ठीक है, तो ये जो पीरियोडिक विंड्स हैं, ये क्या होते हैं? चेंज देयर डायरेक्शन पीरियोडिकली विथ चेंज इन सीजन। अगर सीजन बदलता है तो ये विंड का पैटर्न जो है डेफिनेटली बदल जाता है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का कॉन्सेप्ट बताया था। उनकी स्पेसिफिक हीट बदलने की वजह से एक समय में सी ब्रिज होता है, एक समय पे लैंड ब्रिज होता है। ठीक है, तो लैंड और सी ब्रिज जो है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम पे बिहेव करते हैं। जैसे कि लैंड ब्रिज की बात करें, तो लैंड ब्रिज कब होगा? नाइट टाइम में। और सी ब्रिज कब होगा? डे टाइम में, क्योंकि सी जो होता है आराम से आपका गर्म होता है, तो उसके ऊपर की हवा ठंडी होती है, तो वो हवा लैंड की तरफ पहुंच जाती है, जहां से लैंड की ऊपर की जो हवा है वो एवापोरेट करके ऊपर जा चुकी है। करेक्ट। उसी तरीके से मॉनसून भी एक पीरियोडिक विंड है। अब बात करते हैं माउंटेन और वैली ब्रिजेस। इसमें क्या होते हैं? दो विंड होते हैं, एक होता है कैटाबैटिक विंड और एक होता है एनाबैटिक विंड। एक होता है कैटाबैटिक विंड, एक होता है एनाबैटिक विंड। अब कैटाबैटिक और एनाबैटिक में फर्क क्या है, बता पाएंगे चांद जी? बता पाएंगे कैटाबैटिक एनाबैटिक क्या होता है? आप लोग तो माउंटेन्स में रहते हो, आप लोगों को तो पता होना चाहिए। देखिए, नहीं पता है, बता देते हैं। ये है माउंटेन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं माउंटेन से, अगर कोई हवा नीचे की तरफ आ रहा है, डाउन हिल है, तो काटा हो जाएगा, काटाबैटिक। माउंटेन से नीचे आने वाली विंड जो कि हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन की तरफ आती है, उसको हम बोलते हैं कैटाबैटिक विंड। ठीक है, अब क्योंकि ऊपर से आ रही है, तो सबसे जरूरी चीज क्या होगी? ये होगी कोल्ड डेंस एयर होगी। एक तो कोल्ड होगी, दूसरी होगी डेंस एयर। ठीक है, ये समझ में आया? अब ये भी पता है कि जो ये होता क्यों है, क्योंकि नाइट टाइम में क्या होता है कि जो ग्राउंड है वो अपना हीट को क्विकली रिलीज कर देता है, तो जिसकी वजह से उसकी ऊपर की जो हवा है ठंडी होती है, वो नीचे आना शुरू कर देती है। ये जो है, ये जगह रात तक पूरा गर्म हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे तो कोई सी मौजूद नहीं है। जैसे कि मैंने बताया था अजय कि सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के समय में क्या होता है कि सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के समय तुम्हारा सी वहां पे रोल प्ले करता है हवा का, बट यहाँ पे तो कोई सी मौजूद ही नहीं है।
तो इसके लिए, इसके वजह से क्या होगा कि ऊपर की और नीचे की हवा ट्रांसफर होना शुरू होगी। माउंटेन्स में ऐसे हवा चलता है, ठीक है। तो नीचे का जो जमीन है ना, वो नाइट टाइम में ग्राउंड, कोई बोल रहा है, चांद जी वो कर दो, म्यूट कर दो। तो बात करते हैं कैटावेटिक विंड की। तो कैटावेटिक विंड जो है उससे क्या होता है कि नाइट टाइम में क्या होता है, ग्राउंड जो है वो लूज कर जाता है हीट क्विकली। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो ऊपर की हवा होती है वो आना शुरू कर देती है यहाँ डाउन स्लोप, ठीक है। अब इसी का जस्ट ऑपोजिट है, जब ऊपर जाएगा हवा, जब ऊपर की तरफ जाएगा तो उसको बोलेंगे एनावेटिक विंड, है ना। ये चीज याद रखना है। अपहिल कौन सा है, डाउनहिल कौन सा है। एनावेटिक विंड होता है दिन में काम करता है, वो दिन में फ्लो करता है। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी जो होती है वो ऊपर की सरजमी को गर्म कर रही होती है, तो वहां हवा कम होता है। तो आप जब माउंटेन चढ़ोगे तो आपको दिन में पीछे से हवा लगेगा, और जब माउंटेन से उतरोगे तब भी आपको हवा लगेगा। समझ में आया चांद? हवा दोनों तरफ से लगेगा, लगेगा पिछवाड़े में ही, लेकिन लगेगा दोनों तरफ से ही। माउंटेन चढ़िए दिन में और शाम को उतरिए, तो दोनों तरफ ही हवा लगेगी। तो एनामेटिक और कैटामेटिक का यही नियम है। समझ में आ गया? तो पीछे ही लगेगा हवा। तो यही है उसका कॉन्सेप्ट। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ है नहीं। तो एनामेटिक और कैटामेटिक समझ लीजिए, यही होता है माउंटेन और वैली ब्रिजेस, इसी को बोलते हैं, जो मैंने अभी समझाया है। अब आता है आपका मॉनसून विंड, ठीक है। अब मॉनसून जो है वो सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है, वो हर जगह हो रहा है। मॉनसून इज टोटली हैपनिंग एवरीवेयर, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है, सिर्फ एक पोजीशन पे नहीं हो रहा है, ठीक है। और इन विंड्स को क्या बोला जाता है, सीजनल विंड्स, एंड रिफर टू विंड सिस्टम दैट हैज प्रोनाउंस्ड सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन। मतलब क्या है कि हवा जो है वो अपना डायरेक्शन जरूर बदलती है। हवा जो है अपना डायरेक्शन जरूर बदलती, स्ट्रेट नहीं जाके वो अपना डायरेक्शन हमेशा बदलती है। मतलब डायरेक्शन अपना अगर बदल दे हवा, तो उन सारे हवा को सीजनल रिवर्सल वाले विंड बोलते हैं। अब यहाँ पे इंडिया में उसको नाम मॉनसून दे दिया गया है, इसका मतलब नहीं है कि वो मॉनसून हर जगह है, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्लोहन, उन्होंने मॉनसून को सीजनल मॉडिफिकेशन ऑफ जनरल प्लानिटरी विंड सिस्टम बताया है, कि प्लैनेट्स में जो बड़े बड़े हवा मूव करते हैं उनका सीजनल रिवर्सर को बोला जाता है आपका मॉनसून, ठीक है। और हम इंडिया में क्या पढ़ते हैं, समर मॉनसून, आईएसएम जिसको बोलते हैं, इंडियन समर मॉनसून दूसरा नाम, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं, साउथ वेस्टर्ली विंड के नाम से भी जाना जाता है। इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाईली वेरिएबल वेदर विथ फ्रीक्वेंट स्पेल्स ऑफ ड्रॉट एंड हेवी रेन्स। कहीं कहीं पे ये ड्रॉट लेके आता है, कहीं कहीं पे हेवी रेन लेके आता है, ठीक है। तो ये ड्रिफ्ट है, एयर का ड्रिफ्ट है। तो कहाँ की तरफ ड्रिफ्ट करता है, नॉर्थ ईस्टर्ली तरफ भी ये ड्रिफ्ट करता रहता है, क्योंकि डायरेक्शन बदल बदल के घूम रहा होता है, ठीक है। ये चीज याद रखना है। अब इसका कारण क्या है कि विंड ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है कि विंड आपका ऐसे मूव कर रहा है। तो इसके बहुत सारे कारण है, इसके कारण बहुत सारे हैं।
तो क्या क्या कारण है एक एक करके जानते हैं। देखो, अगर ये मान के चलो आपका इंडिया है, ठीक है, अब इंडिया के ऊपर लाई करता है तिब्बत, ठीक है, इंडिया के ऊपर लाई करता है आपका तिब्बत। अब तिब्बत क्या है, एक प्लेट्यू है। ये प्लेट्यू बहुत तेजी से गर्म होता है, किस सीजन में, समर सीजन में, ठीक है, बहुत तेजी से गर्म होता है समर सीजन। पठार है वो एकदम बहुत तेजी से गर्म होगा, ना कुछ है वहां पे प्लेट्यू है, तो गर्म होना शुरू हो जाता है, उसमें छोटे छोटे माउंटेन्स होते हैं, तो बहुत तेजी से गर्म होता है वो। ना रिवर है ना कुछ है, बस ऐसे ही गर्म होता रहता है समर सीजन में, भयंकर गर्म होता है वो। तो क्या होता है कि हमने पढ़ा है कि पृथ्वी जो है, उसमें हमने विंड्स पढ़े थे। तो जब हम विंड्स पढ़ रहे थे तो हमको एक चीज नोटिस, हम चेक कर रहे थे, क्या चेक कर रहे थे हम, कि जो विंड बेल्ट हमने पढ़ा था कि इक्वेटर में हमेशा गर्मी पड़ती है, और इक्वेटर से हवा जो है यहाँ जाके सबसाइड करती है, हमेशा गर्मी पड़ती है, इक्वेटर से जाके यहाँ पे सबसाइड करती है, ये हमने पढ़ा था, करेक्ट। और फिर क्या होता था, वो साइकिल बना के यहाँ वापस भी आता था, साइकिल बना के यहाँ वापस भी आता था। तो ये जो जोन था, ये वाला जोन, यहाँ पे वापस क्यों आ पाता था, वो हवा जो था वो नीचे ऊपर नीचे से गिर के फिर वापस यहाँ पे आता था। इसको हम क्या बोलते थे, हेडली सेल भी बोलते थे। ये हमने विंड्स में पढ़ा था, विंड बेल्ट्स में पढ़ा था। तो इसको जब हेडली सेल बोलते थे, ये हवा जब वापस आती थी, तो ये हवा वापस क्यों आती थी, क्या कारण था। उसका कारण ये था कि यहाँ पे एक लो प्रेशर जोन तो क्रिएट हो ही रहा था, ठीक है, क्योंकि हवा तो ऊपर जा रही थी। तो वो जो लो प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा था उसका एक नाम है, उसको क्या बोलते हैं, ITCZ, ठीक है। तो ये जो ITCZ है, इसको क्या बोला जाता था, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो कि यहाँ पे लिखा है क्या, कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है ITCZ, नोन बाई सेलर्स एज डोल्ड्रम, ठीक है। अब डोल्ड्रम क्यों बोला जाता है, क्या तेजल, शिव जी को देखे हो, अच्छा देख लियो, सर, कहाँ अभी देख जस्ट मैं लियो भाई। ज्वाइन की हूँ सर, मैं अभी अभी जस्ट ज्वाइन की हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ शिव जी को देखे हो क्या, क्या यार किसको? तुम क्या रिप्लाई, शिव जी, शिव जी, नहीं सर, नहीं देखे हो, रियल में नहीं दिखी। रियल में फोटो में कैसे देखे। देखोगे, फोटो में तो पूरा दुनिया देखा है, रियल में कब देखोगे, हाँ जी सर। कब देखोगे, हाँ जी क्या, देखोगे या नहीं देखोगे, फिर बाद में देखेंगे ना। बाद सर में कैसे रियल देख में लोगे, कैसे देख, रियल में कैसे दिखाई देंगे हमें। क्यों नहीं दिखाई देंगे। सर हम कौन सा कोई इतना बहुत बड़े भक्त है उनके। हाँ ये भी है, हम कौन सा बड़े भक्त हैं उनके, है ना, ये भी है। तो तेजल एक चीज बताओ, जो डमरू बजाते हैं शिवजी, वो कैसे बजाते हैं, अरे थोड़ा वीडियो भी ऑन करो, क्या सो जाता है एकदम से तेजल। सर मैं अभी ना बिल्कुल अभी बस घर में एंटर करी हूँ, तो अभी बस मेरे को 2 मिनट में वीडियो ऑन करती हूँ। अच्छा ठीक है, फिर तुमको सवाल पूछेंगे। तो ये जो डमरू बजाता है, तो अरे चांद जी भी तो नहीं दिख रहा है मेरे को, मैं कैसे बात करूं। सर ये अब फैन दिखता है आपका सिर्फ, पता नहीं फैन से क्या लगाव है, फैन कैमरा को ऊपर कर देते हैं एकदम फैन की तरफ। डमरू कैसे बजता है, ये बताओ, डमरू कैसे बजता है, हाँ सर, हाँ ऐसे ऐसे कैसे बजता है बजता सर। है, आप बजा के दिखाओ, डमरू कैसे बजता है, शिवजी डमरू सर कैसे बजाते हैं। ऐसे ऐसे बजता है, ऐसे ऐसे। एग्जैक्टली तो जब वो बजाते हैं, सपोज करो ये शिवजी का डमरू है, के और उसको वो बजा रहे हैं, तो वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा और यहाँ से यहाँ तक हाथ में पकड़े रहेंगे और ऐसे बजाते रहेंगे वो, है ना। तो बस हाँ यही हाँ। इतने इतने डिस्टेंस में हो जाता है। तो जो जो उसका सेंटर है वो तो फिक्स है, बट वो बजता इधर उधर है।
मतलब एक ही जगह पे वो डोल रहा है, इधर उधर डोल रहा है। तो यहाँ पे ये जो डोल ड्रम्स का नाम पड़ा है वो ऐसे ही नहीं पड़ा है। ड्रम्स है, एक तो ड्रम है, डोल है, मतलब उसी जगह पे कोई वस्तु अगर है, मतलब एकदम इक्वेटर के लाइन में अगर कोई वस्तु को तुम छोड़ दो तो वो क्या ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, वो वही डोलता रहेगा, एक ही पोजीशन में वो इधर उधर होता रहेगा। इसका बोलना ये है, दिस इज कॉल्ड एज डोल ड्रम्स। आगे पीछे नहीं होता है, वो एक जगह पे अटका हुआ रहता है। ठीक है। और वो नियर द इक्वेटर होता है। तो ये जो ITCZ है ये 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ तक एक्चुअल टाइम पे होता है, मतलब नॉर्मली होता है। नॉर्मली इतने से इतने लैटिट्यूड के बीच में ये दिखता है। कौन? इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है। जहां पे क्या हो रहा है कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट के ट्रेड विंड्स आ रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था कि हवा जो आती है वो यहाँ पे ऐसे आती है और सदर्न हेमिस्फेयर में ऐसे आती है। तो नामकरण है ना, क्योंकि ये नॉर्थ और ईस्ट साइड से आ रही है तो नॉर्थ ईस्ट हुई, ये साउथ और ईस्ट साइड से आ रही है इसलिए साउथ ईस्ट हुई। तो इक्वेटर की तरफ नॉर्थ ईस्ट से हवा आती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और साउथ ईस्ट से हवा आती है तुम्हारी सदर्न हेमिस्फेयर में। तो इसीलिए ये नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स है। ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या हुआ? अब प्रॉब्लम क्या हुआ? समर आ गया भाई, बहुत तेज गर्मी हो रही है। तिब्बत का जो पठार है बहुत तेजी से गर्म हो गया है। ठीक है। तो क्योंकि वो गर्म हो गया है तो क्या होगा कि जो ये ITCZ है, ये ITCZ है, ये तो एक लो प्रेशर जोन है ना। तो ये हमारा पता है कि भारत जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्रॉस करते हुए जाता है बीच से। इंडिया को बीच से काट हाँ देता हाँ, है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच से काट देता है। करेक्ट। तो क्या हो रहा है कि ये जो ITCZ है ये शिफ्ट कर जाता है आपका गंगा प्लेन की तरफ, 20 डिग्री नॉर्थ से लेके 22 डिग्री नॉर्थ की तरफ शिफ्ट कर जाता है। किस सीजन में? समर सीजन में, क्योंकि है वो लो प्रेशर जोन। और पृथ्वी जो है उस समय पे उसका फेसिंग होता है सन की तरफ, नॉर्थ नॉर्थ, मतलब जो किस कंडीशन में होता है फिर अगेन पूछा जाएगा, एपीहेलियन सर वो कंडीशन में है या पेरीहेलियन कंडीशन में, ये बताओ चांद जी। समर सीजन कब है, एपीहेलियन में या पेरीहेलियन में? तेजल, पेरिहेलियन। तेजल बताएगी। इतने दिन से कंसेप्ट पढ़ा चुके हैं। क्या होगा तेजल? एपीएलियन कंडीशन में होगा या पेरीएलियन में? आज पकड़ में आ गया है, ऊंट पहाड़ के नीचे। उस दिन 1 घंटा समझाया था ये टॉपिक। बताओ। फिर अजय से पूछेंगे। आता है या नहीं आता है? सिर हिलाओ जल्दी, समय मत खराब करो। चलो अजय जी बताओ, पेरीहेलियन या एपीहेलियन? ये कहानी मैंने आपको बताया था और बोला था कि स्कूल के बच्चों को जाके पढ़ाना। अब तो बता दो अजय जी, क्या होना चाहिए, एपीहेलियन या पेरीहेलियन? पेरिहेलियन से। नहीं, गलत हो, यही तो गलत हो। उस दिन पढ़ाया था मैंने ये चीज मैंने उस दिन पढ़ाया था, फिर भी आप लोग नहीं आंसर दे पा रहे हो। यही चीज तो कनेक्शन में कमजोरी है, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। फिर से समझाना होगा ये टॉपिक। देखो, सन जो है यहाँ पे है। मैंने ये चीज बोला था कि जब पृथ्वी है वो टिल्टेड है, और उसका सेफ क्या था चांद जी, पृथ्वी का सेफ? सर वो क्या बोलते हैं, सेफिराइड्स। क्या? सेफिराइड। हाँ, तेजल सही बोला है क्या? कुछ नाम बताया था मैंने, याद है? हाँ सर, बता तो था आपने। क्या बताया था अजय जी? सर वो आपने बताया था GIOD।
हाँ कुछ। नहीं, ऑब्लेट स्फीरॉइड बताया था, भूल जा रहे हो, भूल जा रहे हो, ये है शेप ऑफ अर्थ, ऑब्लेट स्फीरॉइड। यार पृथ्वी के बारे में जान नहीं रहे हो, पृथ्वी में रह रहे हो, कैसे चलेगा? देख रहे हो, पृथ्वी के बारे में ही नहीं जानते हो। ऑब्लेट स्फीरॉइड, ठीक है। बचपन से गलत कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है, उसको भी नहीं सुधार रहे हो, बता बता के थक रहे हो हम। देखो, ऑब्लेट स्फीरॉइड है पृथ्वी का सरफेस, ठीक है। वर्तमान स्थिति में क्या है, वर्तमान स्थिति में जब सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है, कब? पृथ्वी में जब सीधी पड़ती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सीधा सीधा पड़ता है जो सूरज की रोशनी, तब ही वहां पे समर होगा। ये कंसेप्ट तो क्लियर है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अब हाँ अगर बात करो, मैंने क्या बोला था, तेजल, ठीक है। एक चीज बताओ, कोई किसी से प्यार करता है तो उसके पास रहना चाहता है या दूर रहना चाहता है? मैंने ये बताया था। हाँ 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 हाँ। पास। क्या क्या? पास पास। रहना चाहता है। और ब्रेकअप हो जाएगा तो दूर रहना चाहता है ना? हम्म। सही बात है कि नहीं? है कि नहीं, चांद जी? हाँ बिल्कुल सर। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बात हाँ करते सर हैं। याद आ गया तो इससे। समझ में आया, तो सूरज अपना गर्मी फेंकता है किस पे? पृथ्वी पे फेंकती है अपनी गर्मी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी जब वो फेंक रही है पृथ्वी, थोड़ा जूम कर देते हैं, दिख नहीं रहा होगा ना। तो पृथ्वी जब गर्मी, अरे बाप रे, इतना जूम नहीं, लिखेंगे कहाँ? ओ, ज्यादा छोटा हो। हाँ, तो पृथ्वी जब अपनी गर्मी फेंक रही है तो उसको जला रही है। मतलब इस समय में क्या हुआ है, ब्रेकअप हो गया है, किसका? पृथ्वी का ब्रेकअप हो गया है सन के साथ, ठीक है। हम्म। ठीक है, ब्रेकअप डे चल रहा है, वैलेंटाइन डे ओवर हो गया है, ब्रेकअप डे अभी चल रहा है। समझ में आ गया? तो पृथ्वी क्या करेगी, गर्मी फेंकेगी, फायर फेंकेगी। तो फायर फेंकेगी तो उस समय में क्या होगा, समर सीजन होगा जी। तो उस हाँ समय पे पृथ्वी दूर है। दूर है का मतलब एपीहेलियन, एपीहेलियन मतलब अवे। तो हम रहते हैं कौन से हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तभी तो ट्रॉपिक ऑफ ना। कैंसर। तो आप पेरीहेलियन कैसे बोल सकते हो, पेरीहेलियन है ही नहीं। पेरीहेलियन तो तब होगा जब हम क्या है, विंटर सीजन फेस कर रहे होंगे, विंटर। तब पृथ्वी, पृथ्वी को हमसे, सूरज को हमसे बड़ा प्यार है। सूरज हम पे रोशनी नहीं डाल रही है, बोले जाओ जाओ ठंडक खाओ, वैलेंटाइन डे मनाओ, फरवरी चल रहा है, एंजॉय करो यार। तो वही कर रहा है, पास रख लिया है इस समय। अब पास का मतलब है पेरीहेलियन, पी फॉर पास, पी फॉर पेरीहेलियन। आ गया समझ में? पी फॉर प्यार, कुछ भी ले लो यार, ठंडक दे रहा है उस समय, विंटर सीजन। क्लियर हुआ कंसेप्ट चांद जी? हो गया सर। हाँ, तो बच्चे अगर पूछे कि मैम बताओ हमको सूरज की रोशनी ज्यादा क्यों लग रही है, क्या हम सूरज के पास हैं, तो बोलोगे नहीं बेटा, सूरज के पास नहीं हो, सूरज से दूर हो तभी गर्मी लग रही है। फिर पूछेंगे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो सीधा सीधा बोलना है कि जो सीजन बनते हैं वो पृथ्वी के झुकाव के वजह से बनते हैं, पृथ्वी के रोटेशन की वजह से नहीं बनते हैं, टिल्टिंग ऑफ अर्थ की वजह से बनता है। कंसेप्ट तो यही है, समझ में आया? सीजन जो बनता है वो टिल्टिंग ऑफ अर्थ की वजह से बनता है, नॉट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ये कंसेप्ट क्लियर है ना? चांदी समझ में आ गया हो ये? गया। हाँ, हाँ तो इस हाँ पे सर। कभी, इसमें कभी गलती मत करना, इस पे बहुत क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है। और इस बार जब जेआरएफ भरोगे, दो जेआरएफ भरना, एक सीएसआईआर का भरना और इसका भी भरना, दोनों का भर देना। सर पता नहीं चलता ना CSIR का कब क्या फॉर्म में पता लगता नहीं है। चलता है, सब निकलता है, एक महीने बाद ही निकलता है, यूसी नेट के एक महीने बाद ही निकलता है सब। उसको भी भर दो, उसमें सीएसआईआर अर्थ साइंस भर देना, अर्थ साइंस से निकाल लेना, निकल जाएगा नेट, कोई बड़ा चीज नहीं है। सर सर एक बात है। अजय सर को बोल देना कि मेरे को जब सेट के फॉर्म निकलेंगे ना JNK में तो मुझे बता देंगे। मुझे इस बार पता नहीं चला। कोई नहीं, मैं बता दूंगा पक्का। हाँ,
आप कुछ सरकारी .com वाले से ज्वाइन रहो ना, कोई व्हाट्सएप ग्रुप, कुछ ऐसा चीज जहाँ पे कनेक्टेड रहोगे तभी ना पता चलेगा। और टेलीग्राम ग्रुप तो काफी हैं, तो वहां से ज्वाइन रहो, आपको पता चल ही जाएगा। आपके वहां पे तो होंगे कोई सरकारी जॉब टेलीग्राम वाले से ग्रुप्स। वो, सरकारी ग्रुप्स बहुत सारे होंगे, पक्का नहीं सर होगा। तो, चलो ठीक है, नहीं सर मैं, मेरा तो नहीं है। ठीक है करवा मैं देते हैं, चलो। ठीक। करेक्ट करेक्ट, अभी चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो क्या हो रहा है कि उस समय पे अब पता चल गया कि हमको सूरज की रोशनी ज्यादा पड़ रही है, किस समय पे, एपीएलएन कंडीशन में पड़ रहा है। तो एपीएलएन कंडीशन में सूरज की रोशनी ज्यादा पड़ रही है, तो इस समय क्या होगा तुम्हारा, आईटीसीजेड का शिफ्टिंग हो जाएगा। तो पहला कारण मॉनसून का बनना है आईटीसीजेड का शिफ्टिंग। आईटीसीजेड का शिफ्टिंग है पहला कारण मॉनसून का हमारे इंडिया में आना, ठीक है। और वो आईटीसीजेड का शिफ्टिंग क्यों होता है, क्योंकि जो तिब्बतन प्लेटू है वो हीटिंग होता है, तिब्बतन प्लेटू का हीटिंग हो जाता है। प्लेटू हीट्स अप ऑफ तिब्बतन प्लेटू, तिब्बतन प्लेटू गर्म होता है, आईटीसीजेड का शिफ्टिंग होता है। और साथ ही साथ ये भी गर्म हो रहा है, कौन, इंडियन सब कंटिनेंट भी गर्म हो रहा है, इंडियन सब कंटिनेंट भी गर्म हो रहा है, ये कोई ठंडा नहीं है, इसमें भी गर्मी चढ़ रही है। तो तीन कारण है, अभी हम पहुंच गए तीन कारणों में। तो जैसे ही गर्म होगा कोई जगह, अगर गर्म होगा तो सिंपली बात है कि वहां पे लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा, उसके ऊपर की हवा ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा तो वो किसी ना किसी हवा को तो अपने तरफ खींचेगा, सीधी सी बात है। तो वो क्या करता है, वो आईटीसीजेड को पहले अपने तरफ खींचता है। तो आईटीसीजेड यहाँ पहुंच जाएगा तो क्या होगा, जो नीचे से जो हवा आ रही थी, कहाँ से, इक्वेटर से, जो हमारा ने मैंने नहीं बोला साउथ ईस्टर्ली, जो साउथ ईस्टर्ली वाली हवा आ रही थी, ठीक है, वो आते आते इक्वेटर को क्रॉस कर जाएगी, ऐसे सीधा क्रॉस कर जाएगी, इक्वेटर को क्रॉस कर जाएगी। लेकिन जैसे ही वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्रॉस कर जाती है, फिर आ जाता है, शुरू हो जाता है प्रॉब्लम। क्या, अब वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम शुरू होता है आपका कोरिलेज फोर्स का। कोरिलेज फोर्स उसको घुमा देगी, क्योंकि राइट हैंड साइड डायरेक्शन में घुमाना कोरिलेज फोर्स का काम है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये मैडागास्कर जो नाम है, जहाँ पे वो कार्टून वगैरह काफी क्रेज है, मैडागास्कर आइलैंड, वो क्या करेगी, उसको वहीं से कोरिलेज फोर्स उसको टर्न कर देगी और उसको खींच के ले जाएगी हमारे आईटीसीजेड के पास, जो कि वर्तमान में तुम्हारा गंगा प्लेन पे मौजूद है, गंगा प्लेन्स पे मौजूद है, खींच के ले गया। तो क्योंकि वो गंगा प्लेन पे पहुंच गया है, तो गंगा प्लेन पे वो हवा पहुंच के क्या करेगा, जैसे ही घुसेगा, वो जैसे ही घुसेगा उसके बाद क्या होता है, उसके दो ब्रांचेस बन जाते हैं। क्या बनते हैं उसके, दो ब्रांचेस बनते हैं, एक बनता है अरेबियन सी का ब्रांच और एक बनता है बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच, ठीक है। जो अरेबियन सी वाला ब्रांच है उसमें काफी मॉइस्चर होता है, बे ऑफ बंगाल वाले ब्रांच में उतना मॉइस्चर नहीं होता है, लेकिन अरेबियन सी वाले ब्रांच में काफी मॉइस्चर होता है। तो वो मॉइस्चर फायदाजनक है, उसके लिए फायदा है वो मॉइस्चर। क्योंकि देखो, वो क्या हो रहा है, वो पूरा का पूरा तुम्हारा ओशन ओशन से उड़ते 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 वो हवा आ रही है। तो क्योंकि वो उड़ते उड़ते हवा आ रही है तो उसके अंदर क्या है, बहुत सारा मॉइस्चर है, क्योंकि वो तो उठा के आ रही है ना, वो तो हवा को उड़ाते हुए लेके आ रही है, अपने साथ लेके आ रही है हवा को। समझ में आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है समझ में, तेजल, डमरू, आ गया ना। अब कोई भी हवा अगर ओशन के ऊपर से उड़ रही है और ओशन एवापोरेट कर रहा है तो वो क्या क्रिएट करेगा, मॉइस्चर क्रिएट करेगा, और हवा के अंदर H2O वेपर घुस जाएगा। तो क्योंकि हवा के अंदर H2O वेपर आ जाएगा, घुस जाएगा, तो वो जो H2O वेपर है वो क्या करेगा, फिर धीरे 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 तुम्हारा चढ़ेगा। कहाँ चढ़ेगा, ये देखो, जैसे कि मैं बात करता हूं, ये जो हमारा कौन सा है, ये भारत है ना, चलो दिखा देते हैं।
करने की क्या जरूरत है, डायग्राम बनाएंगे रात हो जाएगा, उससे अच्छा दिखा दूं। सब चीज है पृथ्वी के बारे में, इतना खास तरीके से पढ़ोगे तब तो मजा आएगा। और ये यूपीएससी का भी टॉपिक है मानसून, सिर्फ यही का टॉपिक नहीं है। मानसून तो यूपीएससी में पूछता है। ये तो मेरा लोकेशन दिखा रहा है, मैं अभी वर्तमान में हीराकुद डैम के पास हूँ, उड़ीसा में। टक टिक टक टिक टक, आते हैं चलो, 1 मिनट। देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, ये देखो, इस बॉम्बे के जो आसपास आपको एक चीज दिख रहा होगा, यहाँ पे छोटे छोटे माउंटेन्स दिख रहे हैं, देखो माउंटेन्स के हिल दिख रहे हैं, ये वाले, ये देखो, ये गड्ढे है। ये गड्ढा क्यों है समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे पहाड़ है, एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ देखो ऊंचा है, एक तरफ नीचा है। ये चीज ऑब्जर्व करो, ये देखो ये सब ऊंचा नीचा जमीन है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक रेंज ऑफ माउंटेन्स मौजूद है, ये जिसको हम वेस्टर्न बोलते घाट्स है ना, हैं जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न वेस्टर्न घाट्स। घाट, हाँ जिनको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स। तो यही जो वेस्टर्न घाट्स यहाँ पे मौजूद हैं, ये पहाड़ है। अब अरेबियन सी वाला जो ब्रांच मॉनसून का घुसा है, वो हवा को इसके ऊपर चढ़ा देगा। तो हवा को जब इसके ऊपर चढ़ा देगा, वो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। और जैसे ही वो कूल होगा, वो क्या करेगा, इस तरफ तो भयंकर बारिश करेगा, बहुत तेज बारिश करेगा। तो इसलिए बंबई में फ्लड्स आना शुरू हो जाते हैं। बट इस तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ जाते जाते वो अपना सारा मॉइस्चर लूज कर चुका होगा, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, ये ड्रॉट हो रे, जाएगा। रे, रेन रेन शेडो रेन जोन हो गया ना। रेन शेडो जोन हो गया, रेन शेडो जोन। हाँ, ठीक है, रेन ये शेडो। हो गया, रेन शेडो जोन हो गया। अब वही रेन शेडो जोन में एक बहुत खतरनाक जगह है, जिसको हम बोलते हैं मराठवाड़ा, जिसको हम बोलते हैं विदर्भ। ठीक है, ये इतना फेमस जगह है विदर्भ, किस चीज के लिए जानते हैं, सुइसाइड के लिए। बहुत ही अच्छा, दुखदजनक बात है, सुइसाइड के लिए फेमस है ये। कौन अच्छा। सुइसाइड करता है, फार्मर्स सुइसाइड करते हैं। अब क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पे खेती हो ही नहीं पाती है, पानी ही नहीं है। पानी ही नहीं है तो खेती कहाँ से होगा? जब मॉनसून पहुंचेगा ही नहीं, पानी देगा ही नहीं नेचुरल वाटर, तो सुइसाइड करेगा ही फार्मर, क्या करेगा बेचारा। दिखा भी देते हैं, बहुत सारा न्यूज है इसमें। कंसर्न है, ये एक तरीके का कंसर्न ही है, इसमें कुछ कर नहीं सकते हो। अभी तो गवर्नमेंट ठीक कर दिया होगा, वो अलग बात है, लेकिन पहले जमाने में यही होता था। विदर्भ के जो फार्मर्स होते थे, विदर्भ फार्मर सुसाइड, देखो देखो, 479 फार्मर्स डाइड बाय सुसाइड इन 2 months। क्यों? 767 फार्मर डाई बाय सुसाइड जस्ट इन 3 months इन महाराष्ट्र। देखो न्यूज में है, जुलाई 1 के न्यूज में है, झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये सब न्यूज में है। बहुत गंदे तरीके से वहां पे लोग डेथ हो जाता है लोगों का। नहीं है यार, पानी ही नहीं है, खाने को नहीं मिलता है लोगों को। ड्रॉट है वो, एक ऐसा बहुत ही खतरनाक जगह है, वहां पे सुसाइड करते हैं लोग, बहुत प्रॉब्लम है वहां पे। ऐसा भी जगह है इंडिया में, क्योंकि वो रेन शेडो जोन में आता है। अब सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, वो गांव है एकदम, वहां तक पहुंचाना भी सर्विस बहुत दिक्कत है। अब पानी खोद के भी निकाल नहीं पाएगा इंसान, क्योंकि पानी तो वहां है ही नहीं। बारिश हुई तब तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, वो भी नहीं हो पा रहा है। अब शायद कनेक्शन करवा दे गवर्नमेंट, पाइप का कनेक्शन करवा दे किसी दूर रिवर से, तो अलग बात है। बट है ये समस्या, टेक्निकली वहां पे जियोलॉजी ऐसा बना हुआ है कि वहां तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। हर एंगल से वहां पे कहीं ना कहीं समस्या है, कि पानी वहां पे पहुंच नहीं पाता है, खेती हो नहीं पाता है, तो लोग वहां पे बड़े परेशान, विदर्भ वाले जगह में। ठीक है,
तो ये एक प्रॉब्लम स्थिति है हमारे इंडिया में, वही इसीलिए वो बोला है कि अल्टरनेटिव रेन और ड्रॉट्स का स्पेल लेके ही आता। ठीक है, तो ये उसके कारण है। अब ये तो तीन चार कारण हो गए। अब आता है दूसरा कारण। अब क्या है कि क्या होता है कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो भी गर्म हो रहा है, ये जगह इंडियन सब कॉन्टिनेंट गर्म हो रहा है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से क्या होता है, ऊपर की तरफ हवा जाती है, एक हवा ऊपर की तरफ भी सीधा चढ़ती है। ठीक है, और वो हवा चढ़ के क्या करती है, वो भी ईस्ट ईस्ट से ऐसे मूव करना शुरू करती है। हवा ऐसे चढ़ के ऐसे मूव करना शुरू करती है, तो इसको क्या बोलते हैं, तेज। तेज का फुल फॉर्म क्या है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। और जेट क्या होता है, जो जेट प्लेन देखा है, जेट प्लेन जब उड़ता है पीछे से गैस छोड़ता है, पूरा एकदम हवा का एक लहर छोड़ता है। यहाँ पे जेट स्ट्रीम का मतलब है रिवर ऑफ विंड्स, मतलब विंड का एक रिवर, ये भी निकलता है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। ठीक है, ये कारण है। दूसरा क्या है कि जो यहाँ पे इंडिया है, तो यहाँ पे अफ्रीका और एक सोमालिया नाम का भी देश है। क्या, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देखा है ना, तेजल? पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देखे? पायरेट्स ऑफ कैरिबियन नहीं देखे हो, देख लो। सोमाली एक जगह है, सोमालिया। ठीक है, बहुत ही खतरनाक जगह है, मत चले जाना वहां पे। ठीक है, ना आंख रहेगा, ना किडनी रहेगा, ना हार्ट रहेगा, ना कुछ रहेगा, क्या कर देंगे तुम्हारे साथ पता नहीं, कभी वापस नहीं आ। सोमालिया जो गया वो वापस नहीं आ सकता है, क्योंकि वो शहर डाकुओं का है कि नहीं चांद जी? हेलो, चांद जी सुनाई नहीं दे रहे? जी 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 सर। सोमालिया डाकुओं का शहर है, वहां पे मत चले जाना, पकड़ के ले लेंगे, सब छीन छान लेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम है बताता हूँ। ठीक है, उन देशों में क्या प्रॉब्लम और भी बताता हूँ। 10 लाख का जॉब लगेगा अफ्रीका के उन सब जगहों में, नामीबिया हुआ, सोमालिया हुआ, इसके आसपास के इलाके में अगर तुम्हारा जॉब लग गया ना, तो तुमको लेने के देने पड़ जाएंगे। 10 लाख का जॉब है, और 10 लाख में तुमको मिलेगा कितना जानते हो, 3 लाख रुपया मिलेगा। पैकेज लगेगा 10 लाख का, 3 लाख का तुमको मिलेगा सैलरी। क्यों? क्योंकि 7 लाख का वो लगाते हैं रैंसम इंश्योरेंस। मतलब अगर तुम किडनैप हो गए, किडनैपिंग इंश्योरेंस बोलते हैं इसे, अगर तुम किडनैप हो गए तो तुमको तुम्हारी कंपनी छुड़ाने के लिए पैसा लेती है इतना। पता है तुमको, ये खतरनाक कहानी है वहां की। मतलब 10 लाख का पैकेज लगा और 3 लाख मिलेगा, तो ऐसे देशों में इसीलिए कोई जॉब करने जाता नहीं है। आपने सुना ही नहीं होगा कि अफ्रीका जा रहे हैं जॉब करने, है ना? तो ये सब प्रॉब्लम है वहां। तो हम बात कर रहे थे सोमालिया की, तो सोमालिया की क्या कहानी है, मॉनसून के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, देखो। जब इंडियन कंटिनेंट गर्म हो रहा है, तो आईटीसीजेड तो पूरा का पूरा शिफ्ट कर रहा होगा ना, ये तो पूरा इक्वेटर का पार्ट है, तो इक्वेटर के ऊपर हर जगह जा रहा होगा आईटीसीजेड। तो उस समय पे जो सोमालिया है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। छोटा सा टापू है, तेजी से गर्म होता है एकदम, और इतना गर्म हो जाता है कि उसके ऊपर का जो हवा है वो उठ के इधर मूव करना शुरू करता है, किस तरफ, राइट हैंड साइड डायरेक्शन में मूव करना शुरू। और जैसे ही वो राइट हैंड साइड डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है, तो सोमालिया जेट क्या करता है, जो हवा यहां से घूमते हुए आई है, मेडागास्कर से जो हवा ऐसे घूमते हुए पहुंची है, वो हवा को ढकेल के इंडियन कंटिनेंट की तरफ ले जाएगा। तो सोमालिया जेट क्या कर रहा है, मदद कर रहा है साउथ वेस्ट विंड को जो आ रहा है हमारा इंडिया पे। ठीक है, इसलिए इसको साउथ वेस्ट मानसून भी बोला जाता है। ठीक है, तो तीन चार कारण है, एक सोमालिया जेट, एक तेज, एक तिब्बतन प्लेटू का गर्मी, एक इंडियन सब कंटिनेंट का गर्म होना। ठीक है, आईटीसीजेड का शिफ्टिंग, ये सब कारण है जिसके वजह से मानसून हमारे यहाँ पे पहुंच रहा है, और यही कहानी यहाँ पे भी दिया हुआ है, कुछ नया चीज नहीं है। ठीक है, तो यहीं पे तुमको ये चीज दिख रहा होगा, देखो आया, यहाँ पे साउथ ईस्ट मानसून आया, साउथ वेस्ट मानसून बन गया,
फिर यहाँ पे देखो चढ़ गया, लो प्रेशर जोन है तिब्बत में, तो वहां पे चढ़ के वो वहां पहुंच गया। ITCZ का शिफ्टिंग देखो हुआ है। ठीक है, तो वही चीज वो यहाँ पे दिखा रहा है। ये हर जगह होता है, यही नहीं होता है। ये जो डॉटेड लाइन है ये ITCZ है, यही चीज हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज समझना है, यही कहानी। समर के टाइम में ऊपर चला जाता है हॉर्स लैटिट्यूड, फिर नीचे आ जाता है हॉर्स। यही कहानी है बस। इतनी सी कहानी है मॉनसून की, इतनी जानना है तो तुम्हारा काम हो जाएगा। लैंड ब्रिज सी ब्रिज तो बता चुका हूँ, उसको नहीं बताऊंगा। ह्यूमिडिटी बढ़ा चुका, मॉनसून इतना ही कहानी। अब बात आता है कि हाउ इट इज कनेक्टेड टू एनसो। मॉनसून जो है वो एनसो से कनेक्टेड है। एनसो क्या होता है? एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, इसको हम बोलते हैं एनसो। एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन पूरा नाम है ये। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है ये भी समझो। देखो, ये है ऑस्ट्रेलिया। हम्म, और यहाँ पे वो इंडोनेशिया वगैरह है, और इसके थोड़े ऊपर यहाँ पे इक्वेटर है। इधर तुम्हारा साउथ अमेरिका है। यहाँ पे पेरू और चिली, दो नेशन है जो कि फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, पेरू और चिल, दो नेशन है। अब क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि जब गर्मी पड़ती है तो ऑस्ट्रेलिया पे भी पड़ेगी। ठीक है, हर जगह पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे एक आइलैंड है, जिस आइलैंड को बोलते हैं हम तहीती, जिसको दूसरा नाम है फ्रेंच पोलिनेशिया। फ्रेंच पोलिनेशिया दिखा देते हैं, ऐसा क्या है, बिना दिखाए कहानी थोड़ी होती है भाई। जब है साधन तो दिखाया क्यों नहीं जाए। चलो पहुंचाते हैं तुमको फ्रेंच पोलिनेशिया में। फ्रेंच पोलिनेशिया, भाई पढ़ो, ज्योग्राफी है, UPSC का पैटर्न है, पढ़ो भाई, कोई मना थोड़ी है। भाई क्या कर दिया इन्होंने मेरे उसमें, इनको टेबल ही नहीं दिख रहा है मेरे को। स्लाइड में फ्रेंच पोलिनेशिया, पहुंचते हैं फ्रेंच पोलिनेशिया में। ये क्या कर रहा हूँ पता है ना? गूगल अर्थ, पता है ना चंद जी, या नहीं पता है गूगल अर्थ के बारे में? इतना तो पता है सर। हाँ इतना तो पता है सर। देखो, टापू बहुत मस्त है, खूबसूरत है, हनीमून मनाने जरूर जाइए जिनको जाना है। ठीक है, बहुत खूबसूरत टापू है, मजेदार है, देखने लायक है। ये देखिए, ये रहा टापू। तो टापू है। इन टापू देशों में क्या होता है कि सिर्फ कोस्टल रीजन में घर बसता है। ठीक है, और ऊपर की तरफ कोई जाता ही नहीं है, माउंटेन्स पूरा का पूरा खाली है। तो ये जो माउंटेन्स खाली है ये तो गर्म होगा ना, ये तो ठंडा नहीं रहेगा, ये तो पूरा का पूरा गर्म होगा। तो इस आइलैंड में क्या होता है, जिस समय एनसो आता है, वेनेवर देयर इज ए एनसो, एनसो का कंडीशन जब पैदा हो जाता है, तो उस समय पे क्या होता है कि जो ट्रेड विंड्स, जो हमने यहाँ पे देखा, जो ट्रेड विंड्स हमारा साउथ ईस्ट से आ रहा था, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया की तरफ, हवा तो ऐसे जा रहा था ना, हवा सारी की सारी ऐसे आ रही है ऑस्ट्रेलिया की तरफ, वो भी ट्रेड विंड्स है। उसको क्रॉस करके ही तो जाएगी, वो वहां पे पहुंचेगी, कहाँ पे, इक्वेटर में पहुंचेगी। बट जिस समय एनसो आ जाता है, जिस समय जिस साल एनसो आता है, उस साल ये सारी की सारी हवा यहीं से ऊपर चढ़ जाती है, इसी तहिती आइलैंड से, फ्रेंच पोलिनेशिया से ऊपर चढ़ जाता है, ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचता ही नहीं है।
क्योंकि ये टापू जो है इतना गर्म हो जाता है, एक्सेसिव गर्म, कि हवा यहीं पे घुस जाती है, सारी की सारी हवा, क्योंकि यहाँ पे हाई लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। अब यहीं से हवा अगर ऊपर चढ़ेगा तो क्या होगा, बादल यहीं बन जाएंगे, बादल यहीं बन जाएंगे, ठीक है, बादल यहां बन जाएगा। तो बादल अगर यहां बनेगा, सपोज करो कि इस समय पे बादल यहां पे बना, ठीक है। अब बादल क्यों बनेगा, उसका भी कारण है। अगर जमीन गर्म हो रहा है तो उसके साथ साथ पानी भी तो गर्म हो रहा है, पानी भी गर्म हो रहा है इसी रीजन पे। तो पानी अगर यहाँ पे गर्म हो रहा है तो ये पानी क्या होता है, ये धीरे 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 करके इस तरफ शिफ्ट करती है। कि पानी भी धीरे धीरे करके इस तरफ शिफ्ट करती है, हवा यहाँ पे चढ़ती है, ये बादल भी धीरे धीरे करके इस तरफ मूव करते हैं, इसके इसके इसी तरफ उसका मूवमेंट शुरू हो जाता है। तो ये जो बादल इस तरफ मूव कर जाता है और ये गर्म पानी भी इस तरफ मूव कर जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये तो कोल्ड था, ये रीजन जो था ये काफी हद तक कोल्ड रीजन था। तो इन कोल्ड रीजन्स में क्या होता है, तुम्हारा गर्म पानी के आने की वजह से यहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री धप हो जाती है। फिशिंग इंडस्ट्री, ये पूरा का पूरा नेशन मछली प्रधान देश है, मछली बहुत खाता है, फिशिंग इंडस्ट्री यहाँ पे क्रॉस, खत्म। तो पेरू और चिल्ली वाले रीजन पे फिशिंग इंडस्ट्री खत्म हो जाती है, एक्वाटिक लाइफ एकदम से खत्म हो जाता है, क्योंकि गर्म पानी वहां पे शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये जो बादल भी यहाँ मूव करेगा तो बारिश भी यही होगा। तो अगर नया पानी आएगा तो वो ठंडा पानी को तो रिप्लेस कर देगा। बारिश का पानी बहुत ठंडा तो होता नहीं है, वो तो गर्म ही होता है एक तरफ से, तो यहाँ पे जो कोल्ड वाटर था वो रिप्लेस हो जाएगा इस पानी से, बादल के बारिश के पानी से। तो इसके वजह से ऑस्ट्रेलिया में क्या आ जाएगा, ड्रॉट आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्लड आ जाएगा। किस कंडीशन में, एल नीनो के साल में, जिस साल एल नीनो है, ठीक है। और ये जो सर्कुलेशन होता है कौन सा, ये हवा का उठना और ऐसे घूमना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वाकर सर्कुलेशन, वाकर सर्कुलेशन बोलते हैं इसे, ठीक है। अगर ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से घुसता तो वाकर सर्कुलेशन जो था वो नॉर्मल कंडीशन में था, लेकिन क्योंकि ये तहीती आइलैंड से ऊपर चढ़ रहा है तो इस तरीके के वाकर सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं, वीकर वाकर सर्कुलेशन, कमजोर वाकर सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये हो रहा है, करेक्ट। अब इसके वजह से क्या प्रॉब्लम हुआ, अरे अभी बताया ना कि मॉनसून का विंड को तो यहाँ पहुंच के यहीं से टर्न करना होता था। अब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से अगर हवा निकलेगी ही नहीं तो ये टर्न कहाँ से होगी, तो टर्न होगी ही नहीं। जब ये तहीती आइलैंड गर्म हो जाएगा, यहीं से सारा हवा उठ के उधर की तरफ मूव करना शुरू कर जाएगी, और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से हवा ऐसे जाएगी ही नहीं, और यहाँ पे मुड़ेगी ही नहीं, तो वो इंडिया तक भी नहीं पहुंचेगी। तो इस कारण से उस साल क्या होता है, इंडिया में मॉनसून जो होता है वो वीक हो जाता है। तो दिस इज द प्रॉब्लम, ये कंटिन्यूअसली हो रहा है। हर 5 साल 5 साल बाद एनसो का आना शुरू हो जाता है, दूसरे टाइम पे फिर ला नीना आता है। अब ला नीना इसका ठीक ऑपोजिट है। मतलब क्या है कि अब ऑस्ट्रेलिया का जो प्लेटू, ऑस्ट्रेलिया का जो पठार है वो गर्म हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया के माउंटेन्स गर्म हो रहा है, तो उसके ऊपर का हवा फिर ऊपर चला जा रहा है, वहां पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जा रहा है, तो सारा का सारा हवा यहीं से ऊपर जा रहा है, यहीं बारिश कर रहा है। तो उस समय यहाँ पे फ्लड आ जाएगा, और यहाँ पे फिर नॉर्मल कंडीशन, यहाँ पे चिल्ली जैसा कंडीशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये है कहानी। तो एनसो खतरनाक है दोनों के लिए, साउथ अमेरिका के कोस्टल रीजन्स के लिए और ऑस्ट्रेलिया के लिए, दोनों के लिए खतरनाक, और साथ ही साथ इंडियन समर मॉनसून के लिए, ये उनका कनेक्शन है।
ये चीज पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या, एनसो का कनेक्शन और साउथ वेस्ट मानसून का कहानी था। करेक्ट, ये हो गया। अब चलते हैं, चलो नेचुरल हजार्ड्स पढ़ते हैं। उसको पढ़ने से पहले, हाँ इसको पढ़ना जरूरी है। इसको पढ़ने से पहले दो चीजें पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा, एक पढ़ाऊंगा ग्राउंड वाटर का थोड़ा सा कहानी, ग्राउंड वाटर जान लो, फिर उसके बाद चले। देखो, जब मैं बोलता हूँ ग्राउंड वाटर, तो ग्राउंड वाटर क्या होता है, जमीन के नीचे का पानी। करेक्ट, ग्राउंड वाटर इज जमीन के नीचे का पानी। ग्राउंड वाटर इज जमीन के नीचे का पानी, है कि नहीं चांद जी? है सर। हाँ, कोई चीज अगर जमीन के नीचे मौजूद है तो इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं स्टोर होके होगा। जहां पे वो स्टोर होता है उस रीजन को क्या बोला जाता है, एक्यूफर। अब ये एक्यूफर क्या होता है, ये एक फॉर्मेशन होता है, रॉक के फॉर्मेशन। ठीक है, अब इन एक्यूफर्स पे क्या है, टाइप्स है। ठीक है, अब टाइप्स किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रॉक टाइप्स अगर हम माने, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रॉक टाइप्स अगर हम कंसिडर करते हैं, रॉक रॉक टाइप्स के बेसिस में अगर कंसिडर करते हैं, तो क्या होता है, इनमें कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि हम बोलते हैं एक्यू फ्यूज, एक्यू क्लूड। ठीक है, उसके बाद एक्यू फर है, उसके बाद चार थे ना, चांद जी एक और बताइए। था मुझे भी याद नहीं। हाँ, याद एक्यूफ्यूज, नहीं है। एक्यूफ्यूज, एक्यूफर, एक्यूक्लूड और क्या क्या था? एक्विटार्स तो नहीं है। क्या, एक्यूटाज? ऐसा हाँ। कुछ नहीं, नहीं नहीं। चलो उसको हम देखते हैं बाद में, बाद में देखेंगे, छोड़िए ना। अब बात करते हैं, देखो एक्यूफर, जब नॉर्मल एक्यूफर की बात करते हैं तो ये क्या करता है, स्टोर एंड ट्रांसमिट दोनों करता है। ठीक है, स्टोर और ट्रांसमिट दोनों करता है। अब फ्यूज की बात करता है, फ्यूज का मतलब क्या है, फ्यूज उड़ गया है, मान के चलो उसका फ्यूज उड़ गया है, उसमें पानी स्टोर नहीं हो सकता है, फ्यूज उड़ गया है, एक्यू फ्यूज का मतलब फ्यूज हो गया वो। ठीक है, तो अगर फ्यूज हो गया तो क्या होगा, नीदर नॉट स्टोर। स्टोर नॉर ट्रांसमिट। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इसका जो एग्जाम्पल है, जी फॉर ग्रानाइट, ग्रानाइट रॉक में कभी भी पानी स्टोर नहीं। एक्यूफर का एग्जाम्पल क्या है, सैंड, स्टोन। ठीक है, फिर एक आता है जो कि खाली स्टोर करता है, ट्रांसमिट नहीं करता है, खाली स्टोर करेगा, ट्रांसमिट नहीं करेगा। वो क्या है तुम्हारा, क्ले, क्लूड है ना, सीएल के वजह से क्ले। तो क्ले की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो पानी को स्टोर कर लेगा लेकिन ट्रांसमिट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि हम जब जाते हैं कहाँ, रिवर के साइड में अगर जाते हैं और वहां पे बालू है, जब वो बालू को खोदते हैं ना, तो नीचे में ना छोटे छोटे एक्यूफर टाइप से मिलते हैं, जिनको हम बोलते हैं पर्ज्ड एक्यूफायर, पर्ज्ड एक्यूफायर। पुराने जमाने में आप देखना, जो गांव की औरतें होती थी वो नदी के किनारे जाके बालू को खोद के उसमें से पानी निकालती थी, क्योंकि वो पानी वहां पे जमा हुआ रहता है, उसको पर्ज्ड एक्यूफायर बोलते हैं। वही एक्यूक्लूड है, वो रुका रहता है बहुत समय से, उस पानी का यूज ही कोई नहीं करता है,
स्टोर होके रहता है, वो ट्रांसमिट ही नहीं करता है, इसलिए वो पर्ज्ड एक्विफायर वहीं पे जमा हुआ रहता है। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो क्या होता है कि देखो ये अगर हम बोलते हैं कि ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ पानी यहाँ पे, और वो पानी गया, लेकिन वो जाएगा कहाँ? वो जाके कहीं ना कहीं स्टोर होगा। तो जो स्टोर होता है वो कहाँ स्टोर होता है? वो मोस्टली एक जगह पे स्टोर होता है जिसको हम बोलते हैं अनकन्फाइंड एक्विफायर, और एक होता है कन्फाइंड एक्विफायर। ठीक है, तो ये जो अनकन्फाइंड एक्विफायर है और कन्फाइंड एक्विफायर, उनमें क्या फर्क है? अनकन्फाइंड एक्विफायर जो होता है उसमें आपका पानी जो है, आप अगर यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे अगर वो क्या करोगे, हाँ, अनकन्फाइंड एक्विफायर में क्या होता है कि अनकन्फाइंड एक्विफायर में पानी आपको पंप लेके निकालना पड़ता है, पंप मार के उसको खींचना पड़ता है अनकन्फाइंड एक्विफायर में, क्योंकि पानी वहां पे सफिशिएंट रूप से भरा हुआ है। लेकिन अगर आपको कन्फाइंड एक्विफायर में छेद कर दोगे, आप कन्फाइंड एक्विफायर के अंदर पाइप डाल दोगे, वो जो बोरिंग, जो घर पे जो बोरिंग डालते हैं ना, बोरिंग बनाते हैं, वो ऐसे ही बनता है, यही है वो बोरिंग वाला कंसेप्ट। कन्फाइंड एक्विफायर में अगर डाल दोगे क्या बोरिंग, तो पानी ऑटोमेटिक आएगा बाहर, क्योंकि वो प्रेशर क्रिएट होता है उस इसमें, इसका पानी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इतना होता है कि ऑटोमेटिक बाहर भेज देगा। ठीक है, तो ये कन्फाइंड और अनकन्फाइंड का अर्थ क्या है कि नीचे का जमीन किसी हार्ड रॉक से बना होगा, ये जो लेयर बना रहा हूँ ये हार्ड रॉक वाली लेयर है, अगर दो हार्ड रॉक वाली लेयर के अंदर पानी है तो वो कन्फाइंड एक्विफायर है, अगर एक हार्ड रॉक के अंदर पानी है तो वो अनकन्फाइंड एक्विफायर। ठीक है, ये क्लियर है। अब पानी ऑटोमेटिक ऊपर आएगा, पानी ऊपर ऑटोमेटिक ऊपर आएगा, कहाँ से? कन्फाइंड एक्विफायर से ऊपर आता है। तो कन्फाइंड एक्विफायर को क्या बोलते हैं हम? प्रेशर एक्विफायर भी बोलते हैं, क्योंकि पानी बहुत अच्छे से दबा हुआ रहता है, तो इसको हम प्रेशर एक्विफायर भी बोलते हैं। किसको? कन्फाइंड एक्विफायर को। और यहीं पे हमको क्या मिलता है? आर्टिशियन वेल्स भी मिलता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज आर्टिशियन वेल्स। इसको आर्टिशियन वेल्स भी इसी को बोला जाता है। कन्फाइंड एक्विफायर को प्रेशर एक्विफायर और आर्टिशियन वेल्स दोनों बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर रखना, ये ग्राउंड वाटर की पूरी कहानी है, इतने से ही क्वेश्चन आता है मोस्टली। और इसके बाद एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डार्सी। अब इन्होंने दे दिया कॉन्सेप्ट किसका? पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी का कंसेप्ट पे जोड़ के दिया था इन्होंने एक कंसेप्ट। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर हम पूछें कि देखो, एक सॉर्टेड ग्रेन की पोरोसिटी ज्यादा होगी या अनसॉर्टेड की पोरोसिटी ज्यादा होगी, ये बताओ। अगर अनसॉर्टेड ग्रेन्स है, ग्रेन्स मतलब उसके पार्टिकल्स, सॉर्टेड ग्रेन्स वाले फॉर्मेशन की पोरोसिटी ज्यादा होगी या अनसॉर्टेड वाले की होगी? चांद जी, अनसॉर्टेड। हमेशा गलत आंसर देने का ठेका ले रखा है आपने, लग रहा है मेरे को। आप सोचो, एक बार सोच के कर बोला करो, सॉर्टेड और अनसॉर्टेड का मीनिंग क्या, पहले सोच लो, उसके बाद उत्तर दिया करो। बिना सोचे उत्तर देंगे ना तो ऐसे ही हड़बड़ा के आंसर गलत कर देंगे, जो चीज हो रहा है आपके साथ। सॉर्टेड का अर्थ क्या होता है? सॉर्टेड का अर्थ सिंपल होता है कि सारे के सारे जो मतलब गेम्स होते अरेंजमेंट, जो अरेंजमेंट। हैं, हाँ, अरेंजमेंट में हो, तो सारे के सारे अगर परफेक्टली गोल शेप के सॉर्टेड ग्रेन्स में लगा दूं तो उनमें तो गैप्स होंगे, ये रहा, इतने इतने गैप्स होंगे। अगर इतने इतने गैप्स होंगे तो इसमें से पानी तो चला जाएगा ना, पोरोसिटी तो ज्यादा होगी ना, कम कैसे होगी? अगर अनसॉर्टेड ग्रेन की बात करें तो एक बड़ा है, एक छोटा सा लगा दिया, एक फिर बड़ा लगा दिया, एक फिर छोटा सा लगा दिया, एक फिर बड़ा लगा दिया, एक फिर छोटा सा लगा दिया, तो यहाँ पे पानी कहाँ से जाएगा? नहीं जाएगा। ये अनसॉर्टेड है, ये सॉर्टेड है। आगे क्लैरिटी चांद जी? हाँ तो जी, हाँ जी सर। पोरोसिटी किसकी ज्यादा हुई? सॉर्टेड वाले की पोरोसिटी ज्यादा है कंपैरेटिवली अनसॉर्टेड से। तो ओके ग्रेन ओके। साइज एनालिसिस करके भी लोग पता कर लेते हैं कि हाँ, यहाँ पे सॉर्टेड है,
यहाँ पे अनसॉर्टेड। आ गया समझ में ये कहानी? ठीक है, तो यही चीज जानना है, यही चीज जानना है, यही चीज समझना है कि ग्राउंड वाटर में कैसे रोल प्ले करता है, क्या कहानी है उसके पीछे, कैसे कैसे ये चीजें काम करता है। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर का कंसेप्ट ऐसा कुछ है, इतना ही है। ग्राउंड वाटर कंसेप्ट में एक डार्सी का लॉ है। डार्सी का लॉ क्या बोलता है? Q इक्वल टू माइनस के ए टी एच अपॉन डी एल। अब ये बोले क्या थे, देखो सैंड का कॉलम एक ले लिए थे, एक हाइट यहाँ पे H2 था, यहाँ पे H1 था हाइट। ठीक है, सैंड का कॉलम ले लिया था क्योंकि उसकी पोरोसिटी अच्छी होती है, तो उसमें से पानी आराम से बाहर निकल जाएगा, तो ले लिया था उन्होंने। तो क्या बोलते हैं कि रेट ऑफ फ्लो जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, और हेड लॉस से। हेड लॉस मतलब इस लेंथ के साथ कितना हाइट में लॉस हुआ है उसके साथ पैरेलल नहीं, प्रोपोर्शनल होता है, ये उन्होंने बोला। ठीक है, अब उसमें भी क्या बोला है कि जो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है वो क्या दर्शाता है? वो परमेबिलिटी दर्शाता है कि पानी का जो ट्रांसमिसिविटी है ना, पानी जो ट्रांसमिट हो रहा है, ट्रांसमिटिविटी या परमेबिलिटी, इसको दर्शाता है कौन? जिसकी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा, वो उतना ज्यादा पानी फ्लो करने की ताकत रखे अपने अंदर से। बस इतना ही जानना है। के जो है वो परमेबिलिटी और ट्रांसमिटिविटी का बताता है। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी का मीनिंग ही वही है। करेक्ट, ये चीज पता होना चाहिए। इसी चीज को डार्सी ने बोला था। बस डार्सी का फॉर्मूला भी याद रखोगे, प्रोपोर्शनलिटी याद रखोगे, तो ये क्वेश्चन भी बना पाओ। डार्सी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो। अब ग्राउंड वाटर से कुछ बचा बचा है नहीं, ग्राउंड वाटर इजी है, ग्राउंड वाटर निकाल दोगे। ठीक है, अब आया, हाँ वो याद आया, एक और एक्यूफायर था जिसको हम बोलते थे एक्यूटार्ड। तो एक्यूटर्ड वही तो बोलते मैं थे बोल रही उसको। थी, वही तो तो मैं सर ये जो बोल रही थी, एक्विटार। एक्यूटर्ड जो होता है वो पार्शियली करता है, पार्शियली पार्शियली करता है, पानी को छोड़ता है, पार्शियली स्टोर, सब चीज उसका पार्शियली है। ठीक है, ये चीज याद रखो। करेक्ट। अब बचता है बस नेचुरल हजार्ड का थोड़ा बहुत कहानी, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। और उसमें सॉइल ओरिजिन तो अभी है नहीं, उसको नहीं पढ़ेंगे अभी। और उधर बचा है बायोजियोग्राफिक प्रोवेनियंस, वो तो बायोस्फीयर में पढ़ेंगे सेकंड थर्ड यूनिट में। और एनवायरमेंटल एथिक्स तो पढ़ने की जरूरत है नहीं, रुको देखते हैं सिलेबस में क्या है। या इसका सिलेबस डाला जाता है, इस वेबसाइट में मिलेगा। 89 है ना हमारा तो। हम्म, कौन है, कौन है, कहाँ से हाँ जी, ये रहा। देखो एटमोस्फेयर हो गया, हेडोस्फेयर हो गया, लिथोस्फेयर। ठीक है, लॉग थर्मोडायनेमिक्स हो गया। हीट ट्रांसफर प्रोसेस बता दूंगा, ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं, ये सबसे क्वेश्चन आता नहीं है। प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, इसके इंस्ट्रूमेंटेशन आता है, वो बता दिए हैं। रेडी विंड वेलोसिटी वो सब बता दिया है। एडियाबेटिक इन्वायरमेंटल लाइफ स्टेट हो गया है, विंडो समझा दिया है। ठीक है, बायोजियोग्राफिक प्रोविनेंस और कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वहां पढ़ेंगे, वो जो हमारा लॉ वाला यूनिट है, यहाँ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बायोजियोग्राफिक प्रोविडेंस बचा है बस। ठीक है, रिमोट सेंसिंग में प्रिंसिपल्स तो पढ़ लिए हैं। डिजिटल इमेजेस प्रोसेसिंग एंड ग्राउंड प्रूटिंग, ठीक है वो दिखा दूंगा। हाँ ये बता दूंगा, ये वाला पोर्शन बचा हुआ। अर्बन स्प्रॉलिंग इसको कैसे करते हैं ये मैं बता दूंगा। लैंड यूज पैटर्न ये सब समझा दूंगा। ये हो गया है यहाँ पे।
खत्म। अब फोर्थ यूनिट में आता है आपका ये ओरिजिन ऑफ अर्थ। ये सब तो बिग बैंग वाली कहानी है। ये फिर उसी में फिर वही क्रस्ट मेंटल कोर वही सब आ गया है। ठीक है। और मिनरल्स और रॉक्स की कहानी तो बता दिया है, बॉम्बेन रिएक्शन सीरीज वगैरह वो समझाया है। ठीक है। उसके बाद आपका कोलिज फोर्स से लेके क्लाइमेट इंटरेक्शन से लेके एल नीनो ना लेना, ये खत्म। ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स भी समझा दिया है देखो। कंट्रोल एंड फॉर्मेशन ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स ये भी खत्म। ठीक है। वेदरिंग पढ़ा दिया। अब उसके थोड़े टाइप्स वाइस बचाने बाकी हैं, वो हो जाएगा। सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस बताएंगे, छोड़ दो उसको अभी, सॉइल का देख लेंगे। ये रहा। ये सब जरूरत नहीं है अभी। जियोकेमिकल क्लासिफिकेशन थर्ड यूनिट में उसी को पढ़ेंगे। ग्राउंड वाटर डार्सी लॉ हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ये हो गया है। ठीक है। यहाँ ग्राउंड वाटर हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी यहाँ तक हुआ है। ठीक है, ये हो गया है। बस ये एक बचता है इसमें इंपोर्टेंट टॉपिक ये वाला, गायबन गाइबेन हर्जबर्ग रिलेशनशिप, ये बचता है। ये बचता है और ये नेचुरल हैजार्ड कैटास्ट्रोफिक ये सब बचता है। ठीक है, इसको कवर आउट कर देंगे ये दोनों रिलेशन को, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम टॉपिक खत्म हो जाएंगे। हाँ, एनर्जी बजट एक टॉपिक है, उसको देखेंगे। वैसे फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक भी बताया हूँ, मैग्मा से फॉर्मेशन होता ही है वो बताया हूँ। खाली मेटामॉर्फिक रॉक बचा हुआ है, चलो उसको रॉक साइकिल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, एक छुटपुट छुटपुट टॉपिक जो बचे हैं इनको कल निपटा के इनको खत्म कर देंगे। ये पहला यूनिट और फोर्थ यूनिट ऑलमोस्ट खत्म, कुछ बता बता नहीं है इसमें। ठीक है। देन वी विल मूव टू सेकेंड यूनिट। ये ये पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है। इसके लिए वो गिलबर्ट मास्टर और मनहान दो बुक है, इनसे पढ़ेंगे, उसी से कंसेप्ट क्लियर होगा। बुक से पढ़ेंगे, रियल बुक से पढ़ेंगे, या तो उसके नोट्स बना के लाऊंगा तब पढ़ेंगे, उसमें से समझाऊंगा तो और मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है। उसमें भी देखो, उसमें भी एक चीज ओजोन केमिस्ट्री वो बता चुका हूँ। फोटोकेमिकल स्मोक हमने उस दिन डिस्कस किया था, लेकिन उसको थोड़ा कहानी और जोड़ देंगे उसमें, ये भी बता चुका हूँ मैं। ठीक है, ये चीज हो गया है। हाँ, बाकी तो अब तो पढ़ाना ही पड़ेगा, बाकी ये सब चीजें तो बताना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। इस यूनिट में तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको तो एक ये यूनिट मेरे को शायद लगता है मेरे को 2 क्लास में कर दूंगा मैं ये unit। सबसे ज्यादा इसमें टाइम लगेगा और वो केमिस्ट्री वाले में टाइम लगेगा, इसमें भी टाइम लगेगा। ये भी दो दो दिन का काम है, सॉलिड वेस्ट। इसमें भी टाइम लगेगा आईएसओ सीरीज में। ये ज्यादा टाइम लगेगा, स्टैट्स है भाई। ये तो कंटेम्परेरी इन्वायरमेंटल इशूज, ये तो भाई मान के चलो 4 दिन खत्म। लेसन ही खत्म है तो पढ़ोगे क्या? फिर बैठ के टेस्ट देते रहना और अंगड़ाइयां लेते रहना चांद जी की तरह सो जाना। चलिए नींद तो आ रही है, मैं समझ गया हूँ। काफी प्रेशर, लेकिन संडे भी, आज तो स्कूल छुट्टी था, आज कैसे नींद आ रही है? नहीं, तो पेपर था 11th का, वो ड्यूटी करनी थी ना ओ, exam संडे भी पेपर चलता है क्या? क्या था। यार नहीं, संडे